हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट यूनिट 9 ना जो यूनिट 9 है उसको हम यहाँ पर आज करने वाले हैं। यूनिट 8 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, लोक विकास और पर्यावरण। तो इसकी 3-4 क्लासेस लूँगी बस मैं थ्योरी की, बाकी इसके बाद हम रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं भाई। आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को जिन्होंने भी नहीं किया है, ठीक है, और लाइक कर लेना। बाकी पीछे प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लेना। जो भी आपके काम की वीडियोस हैं वो आप वहाँ से देख सकते हो, बहुत ही अच्छा कंटेंट है। देखते हैं यहाँ पर पर्यावरण के कितने तत्व होते हैं। सबसे पहले आपको जान लेना चाहिए पर्यावरण के कितने तत्व होते हैं। तो 4 होते हैं: स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल। ठीक है, पर्यावरण के 4 तत्व होते हैं: स्थल, जल, वायु और जैव मंडल। ये मंडल 4 होते हैं, ये ध्यान रख लेना, ये पर्यावरण से संबंधित हैं। पृथ्वी के जलमंडल का जमा हुआ भाग, पृथ्वी के जलमंडल का जो भाग जमा हुआ है, देखो पूरा जो जल है वो जल की अवस्था में नहीं है, जलीय अवस्था में नहीं है, वो किस अवस्था में है, वो ठोस अवस्था में है। जल का जो आधे से ज़्यादा भाग है वो किस में है, ठोस अवस्था में, यानी कि ग्लेशियर, आइस कैप, आइसबर्ग के रूप में जाना जाता है। वो जमा हुआ है, बर्फ़ की तरह जमा हुआ है। और ऐसा नहीं है कि वो बर्फ़ कभी पिघल जाती है कभी जम जाती है, नहीं, वो परमानेंट जमा ही हुआ है। जिस दिन अगर एक दो भी ग्लेशियर टूट गए तो टूटने के बाद क्या है कि पूरी पृथ्वी को डुबा ले जाएंगे, इतना ज़्यादा पानी है। तो इसीलिए जलमंडल का जो जमा हुआ भाग होता है वो ग्लेशियर, आइस कैप और आइसबर्ग के रूप में जाना जाता है। इस जमे हुए भाग को क्रायोस्फीयर कहा जाता है। ठीक है, इस जमे हुए भाग को क्या कहते हैं, क्रायोस्फीयर कहते हैं। आगे चलते हैं। वायु पृथ्वी के द्रव्यमान का एक अभिन्न भाग है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ से बस मैंने वही रखी हैं, पूरी की पूरी थ्योरी में आपको नहीं पढ़ाने वाली। मतलब हाँ, इतना पढ़ा दूंगी कि जो आपके लिए कंप्लीट हो जाएगी अगर इतना भी आपने पढ़ लिया। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वही पढ़नी है, वैसे थोड़ी लंबी यूनिट है ये, तो थोड़ा शॉर्ट में ही पढ़ाऊँगी, लेकिन हाँ इम्पोर्टेंट चीज़ें सारी पढ़ा दूँगी। ठीक है, ये उन बच्चों से वादा कर रखा था जिन्होंने पहले बोला था कि मैम पूरा पढ़ाएंगे या नहीं पढ़ाएंगे, तो इसलिए मुझे कंप्लीट कराना पड़ेगा। नहीं तो थोड़ा सा कल तो मेरा मन ख़राब हो रहा था कि नहीं मैं रहने दूँ, बच्चे पसंद नहीं कर रहे, देख नहीं रहे। लेकिन चलो कोई नहीं, आपको जिसको पढ़ना है वो पढ़ लीजिए। अगर एक बच्चे का भी फ़ायदा हो रहा है तो अच्छी बात है। ठीक है, वायु पृथ्वी के द्रव्यमान का एक अभिन्न भाग है तथा इसके कुल द्रव्यमान का 99% भाग पृथ्वी की सतह से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही स्थित होता है। ठीक है, जो वायु है वो पृथ्वी के द्रव्यमान का एक अभिन्न भाग है और इसके कुल द्रव्यमान का 99% भाग पृथ्वी की सतह से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही स्थित होता है। जो वायु है ना, वायु 32 किलोमीटर के ऊपर जाकर के जो वायु है वो बहुत कम हो जाती है, मतलब ऑक्सीजन की इतनी ज़्यादा कमी हो जाती है कि ऊपर हम आसानी से, अगर हम वैसे ही चले जाएं ना तो हम सांस नहीं ले पाते। कभी आप में से बहुत सारे बच्चे गए होंगे, देखा होगा, मंसूरी वगैरह या शिमला वगैरह जाते हैं और जब आप पहाड़ों की ऊंचाइयों पर चढ़ते हैं तो बहुत बच्चों ने नोटिस किया होगा वहाँ जाके आपकी या तो तबीयत ख़राब होने लगती है, किसी को उल्टियाँ होने लगती हैं, किसी को कुछ, मतलब सांस सी रुकने लगती है ना। मेरे साथ तो होता है, पता नहीं, मैं 2 बार गई हूँ, तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है जब हम ऊपर पहुँच जाते हैं उसके बाद में। तो शायद ये इसी वजह से होता है क्योंकि जो उसकी वायु है ना वो वहाँ पर हमें कम ऑक्सीजन मिल पाती है ना। मंसूरी में गए थे हम और वहाँ पे इतनी, थोड़ा ऐसा लगता है जब ऊपर गए थे, जिस जहाँ पर रुके थे वहाँ पर भी पूरी रात, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कहीं से कोई हवा भेज दे, है ना। तो एक अलग सा थोड़ा वहाँ पे रहता है, तो वो इसीलिए होता है क्योंकि वहाँ पे ऊपर जाके जब वायु की मात्रा है जो कम हो जाती है। और शायद ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं जानती हूँ। जब जानते हैं ना जिन चीज़ों को, तब हमें और ज़्यादा फील होती हैं वो चीज़। और जब नहीं जानते, पहले गई थी मैं एक आध बार, तो मुझे ऐसा कुछ रियलाइज़ नहीं हुआ, और जब से मैंने पढ़ा है कि ऊपर जाके वायु कम होने लगती है तो शायद ज़्यादा फर्क पड़ा। तो ऐसा भी हो सकता है कुछ। तो कार्बन डाइऑक्साइड एवं जलवाष्प पृथ्वी की सतह से 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाए जाते हैं। जो CO2 है और जलवाष्प है ये पृथ्वी की सतह से केवल 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाए जाते हैं, उसके बाद इनकी मात्रा नील हो जाती है। आगे देखते हैं। शीत ऋतु में आर्कटिक वृत्त के निकटवर्ती क्षेत्रों में सिर्फ 1 घंटे के लिए ही
शीत ऋतु में जो सर्दी होती है उसमें आर्कटिक वृत्त के निकटवर्ती क्षेत्रों में सिर्फ 1 घंटे के लिए ही सूर्य क्षितिज पर रहता है। कई महीनों तक इस क्षेत्र में निरंतर अंधेरा रहने के कारण लोगों के शरीर और मस्तिष्क पर इसका विपरीत मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। अति शीत प्रदेशों में बीज का अंकुरण भी नहीं हो पाता। जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, परमानेंट 12 महीने वहाँ ठंड रहती है, वहाँ पर तो फसल नहीं हो पाती। और शीत ऋतु में जो आर्कटिक वृत्त है उसमें केवल 1 घंटे के लिए ही सूर्य क्षितिज पर रहता है और कई महीनों तक वहाँ पर क्या रहता है, अंधेरा रहता है। और इसके कारण वहाँ के जो लोग हैं उनकी बॉडी मस्तिष्क पर तो आप जानते ही हैं गलत प्रभाव तो पड़ना ही है जब वहाँ अंधेरा ही अंधेरा रहेगा चारों तरफ। ऐसी मानवीय गतिविधियाँ जिनका प्रभाव पर्यावरण पर पड़ता है मुख्य रूप से शामिल होते हैं। वो मानवीय गतिविधियाँ, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा लेना, ये PYQ भी हैं। जो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन, जो ये क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं है लेकिन ये क्वेश्चन ही है एक तरीके से। तो ऐसी मानवीय गतिविधियाँ जिनका प्रभाव पर्यावरण पर पड़ता है मुख्य रूप से शामिल होते हैं। क्या क्या चीज़ें होती हैं इसमें? खनन, खनन तो आप जानते ही होंगे, ठीक है। औद्योगिकरण, उद्योगों का बढ़ना, आधुनिक जो कृषि की जो टेक्निक है, शहरीकरण, शहरों को बढ़ावा देना और आधुनिक प्रौद्योगिकी, ये इन सब के कारण क्या होता है, पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ते हैं। खनन क्षेत्र अधिकांशतः दुर्गम या वनीय क्षेत्र में पाए जाते हैं जिससे वनों उन्मूलन की समस्या भी उत्पन्न होती है। जो खनन क्षेत्र हैं, जो जहाँ से पेट्रोलियम वगैरह निकाला जाता है या फिर और भी बहुत सारी खदान पाई जाती हैं, जैसे सोने की खान मिली है, कहीं माणिक्य की खान मिली है, पता नहीं कहाँ मिलती है ना। और मिलती हैं तो भी पता नहीं वो सब कहाँ चला जाता है। फिर भी महंगाई दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है ना। हम लोगों के लिए तो वो चीज़ें हैं ही नहीं, हमारी पहुँच ही नहीं है वहाँ तक। तो ये जो खनन क्षेत्र हैं वो ज़्यादातर क्या होता है, दुर्गम या वनीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ठीक है। जिससे वनोन्मूलन की समस्या भी क्या होती है, उत्पन्न होती है। अगर वनीय क्षेत्रों में पाए जाएंगे तो लोग ये थोड़े ना देखेंगे कि वन जरूरी है या फिर ये खनन जो क्षेत्र हैं वो हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो वहाँ से बस वो वनों को काटते हैं और खोद खाद करके सब कुछ निकाल लेते हैं। भारत सरकार ने पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण भारतीय उत्पादों के लिए इको मार्क नामक एक लेबलिंग योजना वर्ष 1991 में शुरू की थी, ठीक है। भारत सरकार ने इको मार्क नाम आपने सुना होगा। तो ये उन उत्पादों पर ये लेबल चिपकाया जाता है, लगाया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण व्यवहार करते हैं, जिनमें कोई ऐसा केमिकल या ऐसी चीज़ें नहीं पड़ी होती जो कि हमारे पर्यावरण के लिए नुकसानदायक हों, उन पर ये लेबल लगाया जाता है इको मार्क, ठीक है। इको का मतलब तो हम समझते ही होंगे, इको सिस्टम। ये 1991 में ये योजना है वो शुरू की गई थी। आगे देखते हैं, नगरीय क्षेत्रों में कंक्रीट संरचना सूर्य तप का अधिक अवशोषण करती है। कंक्रीट संरचना का मतलब है ऊंची ऊंची जो बिल्डिंग होती हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, फैक्ट्रीज वगैरह बने हुए हैं। तो ये सूर्य का जो ताप होता है उसका अधिक अवशोषण करते हैं। नगरीय क्षेत्रों में प्रदूषण के कारण धूम कोहरे के निर्माण से नगरीय क्षेत्र का तापमान आसपास के क्षेत्र से 5 से 8 डिग्री तक अधिक पाया जाता है, ठीक है। गांव की अपेक्षा जो शहर हैं उनमें प्रदूषण की वजह से क्या होता है, जो वहाँ का तापमान होता है ना वो हमेशा 5 से 8 डिग्री आपको ज़्यादा ही मिलेगा, ठीक है, प्रदूषण के कारण। क्योंकि वहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वगैरह बनी हुई हैं, प्रदूषण ज़्यादा होता है इस वजह से। आधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग से उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ पर्यावरण की समस्याएं तीव्र गति से उत्पन्न हो रही हैं, ठीक है। आधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग से क्या हो रहा है, उत्पादन तो हो रहा है, चीज़ों का, हर चीज़ का उत्पादन हो रहा है, चाहे वो फसल हो, चाहे वो दूध हो, चाहे वो दवाइयाँ हो, चाहे वो घी हो, कुछ भी हो, मतलब कितना भी तुम उपभोग कर लो लेकिन कम ही नहीं पड़ेगा कोई भी चीज़, है ना। प्रकृति नहीं दे रही इतना, लेकिन लोग खुद ही दे रहे हैं, केमिकल्स दे रहे हैं इतना सब कुछ। तो उत्पादन में वृद्धि तो हुई है लेकिन पर्यावरण की समस्याएं भी तीव्र गति से उत्पन्न हो रही हैं। पंजाब व हरियाणा में अति सिंचाई के कारण मृदा लवणता की समस्या देखी जा रही है। वहाँ की जो मिट्टी है वो क्या होती है, बारिश कम होती है पंजाब हरियाणा साइड में, और जो वहाँ की क्या है, मिट्टी है, मिट्टी थोड़ी सूखी रहती है, सिंचाई ज़्यादा करनी पड़ती है ना बारिश कम होने की वजह से। और सिंचाई अगर ज़्यादा करेंगे तो मृदा लवणता की समस्या भी देखी जा रही है। विलासिता के उत्पाद, ये समझ लेना, शायद नहीं जानते होंगे कुछ बच्चे। विलासिता के उत्पाद यानी कि जो हमारे ऐशो आराम की जो चीज़ें होती हैं,
जैसे फ्रिज हो गया, एसी हो गया, स्प्रे हो गया, हेयर ड्रायर हो गया आदि के प्रयोग से CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के वायुमंडल में पहुंचने से ओजोन क्षरण हो रहा है। क्या हो रहा है? जो ओजोन परत है समताप मंडल और मध्य मंडल के बीच में जो क्या है ओजोन परत है, उसकी मोटाई पहले बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अब प्रदूषण के कारण और ये CFC जो गैस निकलती है एसी फ्रिज वगैरह में से, उसके कारण इतनी ज़्यादा आजकल तो आप देखो एक एक घर में दो दो तीन मतलब कई कई एसी मिल जाएंगे। जितने रूम उतने एसी, है ना, जितने रूम उतने टीवी, जितने रूम उतने क्या मतलब कई कई ऐसा नहीं है कि फ्रिज भी एक ही मिलेगा, कई कई एक एक घर में कई कई भी मिल जाएंगे, है ना। जिनके घर मतलब ज़्यादा बड़े हैं बड़े बड़े फ्रिज मिलेंगे, या एक दो भी मिल सकते हैं, होते होंगे, वैसे मैंने देखे नहीं है दो फ्रिज, पर हो सकते हैं। तो इस वजह से जो प्रदूषण है, जो इनसे निकलने वाली जो गैसेस होती हैं ना, वो बहुत ही खतरनाक होती हैं, और वो सीधा कहाँ जाके पहुँचती हैं? ओजोन परत के पास। और ओजोन परत का क्या कर रही हैं? वो नुकसान पहुँचा रही हैं, और वो जो उसकी मोटाई थी, वो सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आती वो उनको रोकती थी, ओजोन परत। लेकिन अब उसमें कई जगह क्या है, बहुत पतली हो गई है, और ध्रुवों पर कई जगह पर तो उसको क्या देखा गया है, उसमें छेद भी देखा गया है। इस वजह से जो सूर्य से पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आती हैं वो अब सीधी आ रही हैं, जिससे कि त्वचा कैंसर वगैरह की समस्या बढ़ रही है। और अब तो आप जानते हैं कैंसर भी, जिसका नाम सुनते ही इतना डर लगता है, ऐसी बीमारी है, और अब वो कितना ज़्यादा फैल रहा है ना। तो ये सब इसी के कारण हो रहा है। तो जिस कारण सूर्य से उत्सर्जित जो पराबैंगनी किरणें वो धरातल पर पहुंचने से तापमान में वृद्धि हुई है, और इसके साथ साथ त्वचा कैंसर की भी समस्याएं दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही हैं। आगे देखते हैं भोपाल गैस त्रासदी। भोपाल गैस त्रासदी यूक्रेन की चेरनोबिल घटना तथा 3 माइल आइलैंड घटना आधुनिक प्रौद्योगिकी की असफलता से उत्पन्न गंभीर परिणाम है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है जो आधुनिक आधुनिक जो टेक्निक्स का ये यूज करते हैं, जैसे मिसाइल्स वगैरह का, उनको भी यूज करके देखते हैं। पहले परमाणु बम वगैरह का पहले परीक्षण करके देखा जाता है सारी चीज़ों का, और जब कभी कभी वो असफल हो जाते हैं, ठीक है, तो उनसे गंभीर परिणाम निकलते हैं। तो ये सब जो घटनाएं दे रखे हैं ये इन्हीं के कारण है, प्रौद्योगिकी की असफलता के कारण। ऑस्ट्रेलिया की सरकार के द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए ही ग्रीन आर्मी की स्थापना की गई थी। ग्रीन आर्मी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑस्ट्रेलिया की सरकार के द्वारा। और पर्यावरण के विषय में आम लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए 5 जून को प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस भी मनाया जाता है। 5 जून को आप जानते होंगे पर्यावरण दिवस मनाते हैं, ठीक है। और ग्रीन आर्मी की स्थापना किसने की थी? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने की थी। पारिस्थितिकी को पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। पारिस्थितिकी क्या होता है? इकोलॉजी वह विज्ञान होता है जिसके अंतर्गत एक तरफ समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण के मध्य तथा दूसरी तरफ विभिन्न जीवों के मध्य पारस्परिक अंतर संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। इस शब्द के प्रति हम प्रयोगकर्ता अर्नेस्ट हैकल थे, लेकिन पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एजी टांसले के द्वारा 1935 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, पारिस्थितिकी शब्द तंत्र का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? पारिस्थितिकी। अगर शब्द की बात करें, यहाँ पर ध्यान देना, इस शब्द दे रखा है, यहाँ पर ध्यान दो। अगर इस शब्द की बात करें तो इसका सबसे पहले प्रयोग किसने कहा था? किसके मुंह से ये शब्द निकला था? अर्नेस्ट हैकल के नाम से मुंह से, ठीक है। और पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो एजी टांसले ने किया था 1935 ईस्वी में। पारिस्थितिकी तंत्र के मुख्य रूप से 3 घटक होते हैं: अजैविक घटक संगठक, जैविक संगठक एवं ऊर्जा और संगठक। ठीक है, पारिस्थितिकी जो तंत्र होता है उसके मुख्य रूप से 3 घटक होते हैं: अजैविक संगठक, जैविक संगठन एवं ऊर्जा या संगठक। आगे देखते हैं मृत जीवी क्या होते हैं? सैप्रोफाइट्स किसको बोलते हैं? मृत जीवी मृत पौधों एवं जीवों के कार्बनिक पदार्थ को विघटित करते हुए प्रोटीएज तथा लाइपेज का स्नाव करते हैं। जो मृत जीवी होते हैं वो क्या करते हैं? मृत पौधों एवं जीवों के कार्बनिक पदार्थ को विघटित करने हेतु प्रोटीएज तथा लाइपेज का स्नाव करते हैं, मृत जीवी जो होते हैं। आगे देखते हैं सूर्य की बाह्य सतह की अत्यंत ताप दीप्त गैसें नीचे से गर्म होने पर ऊर्जा का उत्सर्जन करती हैं, जिन्हें फोटॉन कहते हैं। ठीक है, सूर्य की बाह्य सतह की जो अत्यंत
ताप दीप्त जो गैस होती हैं वो नीचे से गर्म होने पर क्या करती हैं, ऊर्जा का उत्सर्जन करती हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, फोटॉन कहा जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है भाई। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दिया करो, है ना। आपको आपकी पढ़ाई की कसम है। और सब्सक्राइब कर लेना, जिन बहन भाइयों ने नहीं किया प्लीज़ ज़रूर कर लेना। हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है, आप जितना ज़्यादा सब्सक्राइब और सपोर्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा काम करने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट यूनिट 9 चल रही है, लोक विकास और पर्यावरण थ्योरी में। ये हमारी लास्ट क्लास होने वाली है। इसके बाद हम यहाँ पर इसी यूनिट की क्या करेंगे, रिवीजन। ठीक है, एमसीक्यू बेस्ड हमारी क्लास आने वाली है, तो ये हमारी लास्ट क्लास है। इससे पहले कि अगर आपने क्लास नहीं देखी है तो आप ज़रूर देख लेना, प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट से आप सारी थ्योरी क्लासेस पढ़ सकते हैं। तो आगे कुछ सम्मेलन हम यहाँ पर पढ़ चुके थे, आगे जो भी सम्मेलन हमारे रह गए हैं इम्पोर्टेंट हैं उनको हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। वार्सा सम्मेलन, वार्सा सम्मेलन 2013, वार्सा जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2013, यानी कि COP19। COP19, कॉप की फुल फॉर्म होती है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ये 19 जो कॉप का 19वां सम्मेलन हुआ था उसमें हुआ था वार्सा सम्मेलन। वार्सा जगह का नाम होता है, ठीक है, पोलैंड की राजधानी है। पोलैंड की राजधानी वार्सा में संपन्न हुआ था। यहाँ पर जितने भी सम्मेलन हुए हैं आपने पढ़े होंगे, उन सब के जो नाम है वो उनकी जगह जहाँ पर वो आयोजित किए गए हैं उन्हीं के नाम से जाने जाते हैं। तो वार्सा में संपन्न हुआ था। इस सम्मेलन की महत्वपूर्ण उपलब्धि यह रही कि इसमें भाग लेने वाले देशों ने वार्ता के गतिरोध को दूर किया। इसमें भाग लेने वाले देशों ने वार्ता के गतिरोध को दूर किया एवं 2015 तक एक सार्वभौमिक कानूनी संधि को तैयार करने हेतु एक रूपरेखा तैयार की। सार्वभौमिक 2015 तक एक सार्वभौमिक कानूनी संधि को तैयार करने हेतु एक रूपरेखा तय की। हालांकि यह ईयू की आशाओं पर खरा नहीं उतरा। ईयू क्या है, ईयू एक यूरोपियन जो यूनियन वो है देश, उनका एक संगठन है। तो ईयू की आशाओं पर यह खरा नहीं उतरा, लेकिन अधिकांश विकासशील देशों को यह स्वीकार्य था। ठीक है, जो विकासशील देश थे उनको ये स्वीकार्य था, लेकिन जो ईयू था, जो संगठन है, उसमें 28-30 देश शामिल हैं, उसमें ये उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया था। वार्सा सम्मेलन के दौरान निम्न मुद्दों पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे। डरबन प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाना, हमने डरबन जो सम्मेलन था उसके बारे में पहले हम पढ़ चुके हैं। तो डरबन प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाना ही वार्सा सम्मेलन का उद्देश्य था। ग्रीन क्लाइमेट फंड, दीर्घ अवधि वित्त, REDD प्लस हेतु वार्सा फ्रेमवर्क। ठीक है, REDD प्लस हेतु वार्सा फ्रेमवर्क, क्षति एवं नुकसान हेतु वार्सा अंतर्राष्ट्रीय तंत्र। ठीक है, क्षति एवं नुकसान हेतु वार्सा अंतर्राष्ट्रीय तंत्र। तो यहाँ पर आप ये याद रख सकते हैं, स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं, या फिर आप अगर इसकी थ्योरी पढ़ना चाहते हैं दोबारा से, आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है। और प्लीज़ जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर कर लेना। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कर देना। तो डरबन प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाना, ग्रीन क्लाइमेट फंड, दीर्घ अवधि वित्त, REDD प्लस हेतु वार्सा फ्रेमवर्क, क्षति एवं नुकसान हेतु वार्सा अंतर्राष्ट्रीय तंत्र। आगे देखते हैं REDD प्लस हेतु वार्सा फ्रेमवर्क, ये क्या चीज़ है। यह UNFCCC के अंतर्गत परिभाषित एक तंत्र है जो विकासशील देशों को निर्वनीकरण एवं वन निम्नीकरण में कमी द्वारा उनके उत्सर्जन कटौती के लिए पुरस्कृत करता है। ये उन देशों को पुरस्कृत करता है जो कम से कम वनों को काट रहे हैं और वनों को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर रहे हैं, उनको बढ़ावा दे रहे हैं, उनके लिए। ठीक है, ये क्या करता है, पुरस्कार देता है। इसके अंतर्गत विकासशील देशों को उनके वन संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग एवं उत्तम प्रबंधन हेतु प्रोत्साहन भी प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, REDD प्लस हेतु वार्सा जो फ्रेमवर्क है, इसमें क्या होता है, देशों को ही पुरस्कृत तो करता ही है, बल्कि उनको क्या करता है, प्रोत्साहन भी प्रदान करता है विकासशील देशों को।
REDD प्लस SE से संबंधित भारत की पहल क्या है? ठीक है, REDD प्लस से संबंधित भारत की पहल क्या है? भारत ने 2008 में, आप जानते हैं भारत है वो भी एक विकासशील देश है ना, विकासशील देश ही काफ़ी दिनों से विकासशील ही चल रहा है, कभी विकसित होता ही नहीं। तो भारत ने 2008 में वनों का संपोषणीय प्रबंधन एवं वनीकरण तथा पुनर्वनीकरण पर UNFCCC को रिपोर्ट भेजी थी। ठीक है, भारत ने 2008 में वनों का संपोषणीय प्रबंधन एवं वनीकरण तथा पुनर्वनीकरण पर किसको रिपोर्ट भेजी थी? UNFCCC को। ठीक है, ये क्या भेजी थी? इन्होंने रिपोर्ट भेजी थी भारत ने। भारत ने नवंबर 2011 में INCCA का प्रकाशन किया था। ठीक है, नवंबर 2011 में INCCA का प्रकाशन भी किया था। भारत ने CBD के COP11 का आयोजन मेजबान के रूप में 2012 में करवाया था। ठीक है, COP11 का जो आयोजन हुआ था वो किसने कराया था? भारत ने कराया था, और 2012 के अंदर हुआ था ये। आगे देखते हैं वैश्विक पर्यावरणीय सुविधा। तो वैश्विक पर्यावरणीय सुविधा में क्या है? वैश्विक पर्यावरणीय सुविधा को अक्टूबर 1991 में वर्ल्ड बैंक में $1 अरब, ये डेटा ध्यान रख लेना, $1 अरब के एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वैश्विक पर्यावरण के संरक्षण की सहायता एवं पर्यावरणीय संपोषणीय विकास को बढ़ावा देने हेतु लाया गया था। ठीक है, वैश्विक पर्यावरणीय जो सुविधा है इसको अक्टूबर 1991 में लाया गया था। कहाँ पर? वर्ल्ड बैंक में $1 अरब के एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वैश्विक पर्यावरण के संरक्षण की सहायता हेतु इसे बढ़ावा देने हेतु लाया गया था। बाद में इसे रियो अर्थ समिट 1992 में जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था रियो के अंदर, ब्राजील में हुआ था, है ना, और वहाँ पर इसको क्या किया गया था? उसके दौरान पर्यावरणीय समस्याओं का सामना करने हेतु इसकी स्थापना कर दी गई थी। ये ध्यान रख लेना, वैश्विक पर्यावरणीय जो सुविधा है इसको 1991 में लाया गया था $1 अरब के एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, और बाद में 1992 में जो रियो अर्थ समिट हुआ था उसमें पर्यावरणीय समस्याओं का सामना करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। वैश्विक पर्यावरणीय सुविधा GEF, ठीक है, GEF UNFCCC के तहत 2 अलग तरह के अनुकूलन केंद्रित फंड का भी प्रबंधन करता है। जो वैश्विक पर्यावरणीय सुविधा है ये क्या करता है? UNFCCC के तहत 2 अलग तरह के अनुकूलन केंद्रित फंड का भी प्रबंधन करता है, मतलब फंड भी प्रोवाइड करता है। LDCF लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज फंड, अल्प विकसित देश निधि, यानी कि जो देश कम विकसित हैं, अल्प विकसित हैं, उनको क्या दिया जाता है? फंड दिया जाता है। SCCF स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड, विशिष्ट जलवायु परिवर्तन फंड, जो विशिष्ट जलवायु परिवर्तन करने की मतलब कुछ रखते हैं अपने अंदर जुनून, तो उनको भी यहाँ पर क्या दिया जाता है? फंड प्रोवाइड किया जाता है। आगे आता है नागोया प्रोटोकॉल क्रियान्वयन निधि। नागोया प्रोटोकॉल क्रियान्वयन निधि क्या है? यह फंड वर्तमान अवसरों हेतु प्राइवेट सेक्टर एवं अन्य की भागीदारी के साथ पहुंच एवं लाभ हिस्सेदारी समझौते के विकास एवं क्रियान्वयन को समर्थन देता है। ठीक है, नागोया प्रोटोकॉल क्रियान्वयन जो निधि है ये क्या करता है? वर्तमान अवसरों हेतु प्राइवेट सेक्टर, जो भी प्राइवेट सेक्टर हैं और दूसरे जो भी और भी प्राइवेट संस्थाएं हैं उनकी भागीदारी के साथ ही पहुंच एवं लाभ हिस्सेदारी समझौते के विकास और क्रियान्वयन पर बल देता है। इसकी स्थापना 2001 ईस्वी में हुई थी। नागोया की स्थापना कब हुई थी? 2001 में हुई थी। यह एक बहुदाता ट्रस्ट निधि है। ये क्या है? ये ट्रस्ट निधि है, मतलब जो भी लोग अपना कुछ करना चाहते हैं पर्यावरण की सुरक्षा के लिए उनको यहाँ से फंड प्रोवाइड किया जाता है। आगे आता है लीमा सम्मेलन 2014। लीमा सम्मेलन, ये लीमा सम्मेलन कब हुआ था? COP20 अधिवेशन पेरू के लीमा में 2014 में संपन्न हुआ था। ठीक है, जो सम्मेलन अधिवेशन हुआ था उसके पेरू के लीमा शहर में 2014 में संपन्न हुआ। लीमा कॉल फॉर क्लाइमेट एक्शन, ये लीमा की फुल फॉर्म है, ये ध्यान रख लेना। लीमा कॉल फॉर क्लाइमेट एक्शन
के साथ विश्व ने एक नए सार्वभौमिक जलवायु समझौते की ओर कदम बढ़ाया था। ठीक है, इसके साथ विश्व ने क्या किया, एक नए सार्वभौमिक जलवायु समझौते की ओर कदम बढ़ाया। शिक्षा एवं जागरूकता पर लीमा मंत्री स्तरीय उद्घोषणा में सरकारों को स्कूली पाठ्यक्रम में जलवायु परिवर्तन से संबंधित जलवायु जागरूकता व राष्ट्रीय विकास योजनाओं को शामिल करने के लिए कहा गया था। ठीक है, इसमें जागरूकता के लिए लीमा मंत्री स्तरीय उद्घोषणा में सरकारों को, मतलब अलग अलग देश की सरकारों को स्कूली पाठ्यक्रम में जलवायु परिवर्तन से संबंधित जलवायु जागरूकता और राष्ट्रीय विकास योजनाओं को शामिल करने के लिए कहा गया था। आजकल आप देखते होंगे जो हमारा न्यू सिलेबस है बच्चों का, या फिर जो और भी एग्ज़ाम्स वगैरह इंटरव्यू होते हैं उनमें भी जलवायु का जो भी प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं उन पर विशेष ध्यान दिया जाता है। वहाँ से क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं ताकि लोग इसके लिए जागरूक हो सकें कि हाँ कुछ किया भी जा रहा है सरकार की तरफ से, और जो आम जनता है वो भी उसमें भागीदारी निभा सके। जलवायु परिवर्तन से मुकाबला हेतु महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है, जिसे मजबूत करने की आवश्यकता है। ठीक है, इसमें ये कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन से अगर हमें मुकाबला करना है तो महिलाओं को सबसे ज़्यादा जागरूक होने की ज़रूरत है, क्योंकि महिलाओं की जो भूमिका है वो महत्वपूर्ण होती है और उसे मजबूत करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए लीमा सम्मेलन में जेंडर पर एक लीमा कार्य योजना तैयार की गई थी ताकि जेंडर समानता को बढ़ाया जाए। ठीक है, लीमा सम्मेलन में ये भी एक इम्पॉर्टेंट उद्देश्य था, इसका भी याद रखना है आपको। लीमा सम्मेलन में जेंडर पर एक लीमा कार्य योजना तैयार की गई थी ताकि जेंडर समानता को बढ़ाया जाए। आगे आता है पेरिस सम्मेलन। पेरिस सम्मेलन 2015। पेरिस सम्मेलन 2015। पेरिस सम्मेलन का उद्देश्य है वैश्विक तापमान, जो ग्लोबल वार्मिंग है उसकी ग्लोबल वार्मिंग वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि से नीचे रखना है। ठीक है, पेरिस सम्मेलन का उद्देश्य था कि जो भी पूर्व औद्योगिक जो स्तर है उनका जो तापमान है उसको 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि से नीचे रखा जाए, मतलब इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में 2050 ईस्वी तक 50% की कमी और 2100 ईस्वी तक 100% कटौती का लक्ष्य इसमें तय किया गया था। ठीक है, इसमें तय किया गया है कि 100% कटौती इसमें कर दी जाएगी। आगे आता है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। आगे हमारा आता है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। पेरिस में हुए जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन के दौरान भारत ने सौर ऊर्जा संपन्न 121 विकसित और विकासशील देशों के साथ शुरुआत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जो भारत के प्रधानमंत्री थे 2014-15 में, उन्होंने फ्रांसीसी राष्ट्रपति के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन की घोषणा की और भारत की ओर से 175 करोड़ रुपए की सहायता का भी वादा इसमें किया गया था। ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है, एक तो इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये याद रख लेना, 121 जिसमें विकसित देश भी शामिल थे और विकासशील देश भी शामिल थे, उनके साथ में ये शुरुआत की गई थी। और ये जो प्लान था वो किसका था, तो ये फ्रांसीसी राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने मिलकर के ये घोषणा की थी सौर ऊर्जा गठबंधन की। ठीक है, और भारत की ओर से उस समय इसमें 175 करोड़ रुपए की सहायता का भी वादा किया गया था। नवंबर 2016 में हुए मराकेश सम्मेलन में इसका आधिकारिक प्रारूप प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, नवंबर 2016 में जो मराकेश समझौता हुआ था, मराकेश सम्मेलन, उसमें इसको आधिकारिक प्रारूप प्रस्तुत किया गया। आगे आता है मिशन इनोवेशन। मिशन इनोवेशन में विश्व की 20 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं ने मिलकर स्वच्छ ऊर्जा की उपलब्धता के उद्देश्य से मिशन इनोवेशन का शुभारंभ किया। विश्व की 20 बड़ी अर्थव्यवस्था यानी कि 20 बड़े बड़े देशों ने मिलकर के स्वच्छ ऊर्जा की उपलब्धता के उद्देश्य से मिशन इनोवेशन का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य सार्वजनिक व निजी दोनों ही स्तरों पर वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्र में निवेश को गति देना है।
ठीक है। इसका मिशन इनोवेशन का उद्देश्य क्या है? सार्वजनिक व निजी दोनों ही स्तरों पर वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्र में निवेश को गति देना है। मराकेश 2016 में जो सम्मेलन हुआ था और ये था COP 22वां जो अधिवेशन था उसका। मोरक्को के शहर, ये मोरक्को का शहर है मराकेश। मोरक्को का शहर मराकेश में 7 से 18 नवंबर 2016 के मध्य में ये समझौता, ये सम्मेलन संपन्न हुआ था। लगभग 200 देशों ने इसमें भाग लेकर मराकेश कार्य योजना को स्वीकार किया। ठीक है, मराकेश कार्य योजना को स्वीकार किया था। उसमें कितने देशों ने भाग लिया था? तो 200 देश थे उसमें शामिल, ये याद रखना है। आगे मराकेश कार्य योजना, इसके अंदर क्या था? इसमें पेरिस समझौते का स्वागत किया गया, जिसमें इसकी समावेशी प्रकृति एवं समानता के झलक विद्यमान है। ठीक है, इसमें पेरिस समझौते का स्वागत किया गया था मराकेश कार्य योजना के अंदर, जिसमें इसकी समावेशी प्रकृति एवं समानता के झलक विद्यमान है। गरीबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना एवं कृषि में जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से मुकाबला करने हेतु कड़े से कड़े कदम उठाने का व प्रयासों को मजबूत करना और उन्हें समर्थन देना। ठीक है, ये मराकेश समझौता सम्मेलन के अंदर ये जो कार्य योजना वो तैयार की गई थी। ठीक है, इसमें पेरिस समझौते का स्वागत किया गया था, जिसमें इसकी समावेशी प्रकृति एवं समानता की झलक विद्यमान है। गरीबी उन्मूलन, गरीबी को जड़ से मिटा देने के लिए खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना, कृषि में जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से मुकाबला करने हेतु कड़े से कदे इसके बाद आता है हमारा बर्न सम्मेलन 2017। बर्न सम्मेलन में क्या हुआ था? इस कॉन्फ्रेंस की कुछ मुख्य उपलब्धियां थी। 2018 में ताला नोवा वार्ता का शुभारंभ, बिलो 50 इनिशिएटिव। ठीक है, बिलो 50 इनिशिएटिव, जेंडर एक्शन प्लान, लोकल कम्युनिटीज एवं इंडिजिनस पीपल्स के लिए मंच की स्थापना करना। ये बर्न सम्मेलन हुआ था 2017 के अंदर। इसकी जो भी उपलब्धियां हैं वो आप ध्यान रख लेना। 2018 ताला नोवा वार्ता का शुभारंभ इसमें किया गया था। बिलो 50 इनिशिएटिव, जेंडर एक्शन प्लान, लोकल कम्युनिटीज एवं इंडिजिनस पीपल के लिए मंच की स्थापना करना और कृषि में ऐतिहासिक प्रगति, कोयला संबंधी पूर्व संधियों को सशक्त बनाना। ठीक है, कोयला संबंधी जो भी मतलब संधियाँ वगैरह होती हैं तो उनको पूर्व संधियों को सशक्त बनाना। तो यहाँ पर हमारी ये क्लास आज की ख़त्म हुई, यानी कि हमारा जो यूनिट 9 है पेपर फर्स्ट की, वो आज थ्योरी एकदम उसकी कंप्लीट हो चुकी है। भाई जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर कर लेना, और कल से इसकी आपको क्लास मिलेंगी MCQ बेस्ड। तो प्लीज़ जुड़े रहें, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, शेयर कर दें। हेलो एवरीवन, माय चैनल शिक्षा कंपटीशन UGC नेट पेपर फर्स्ट यूनिट 9 हमारी चल रही है, लोक विकास और पर्यावरण। तो आज हमारी इसमें ये 5th क्लास है। 4 क्लास इसकी हो चुकी हैं, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर आगे की क्लास शुरू करने जा रहे हैं, और उससे पहले आप सभी ने जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ये कब लागू हुआ था? 1986 में। ये सारे जो भी अधिनियम हैं उनको हम पढ़ चुके हैं। जो भी प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं जीव प्राणियों को बचाने के लिए, वो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर हम पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की बात कर रहे हैं। तो 1986 में लागू किया गया था। इस अधिनियम को 26 भागों व 4 अध्यायों में बांटा गया है। ठीक है, जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है, पर्यावरण के की सुरक्षा के लिए अधिनियम बनाया गया 1986 में, और इसे 26 भाग व 4 अध्यायों में बांटा गया है। इस कानून के उल्लंघन की स्थिति में सजावट या दंड का प्रावधान भी किया गया है। अगर इसके कानून का कोई भी उल्लंघन करता है तो उसे सजा या दंड भी दिया जाएगा। ऐसे उल्लंघन के लिए 5 साल तक की जेल हो सकती है या फिर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगा सकते हैं। ठीक है,
5 साल तक की जेल या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना उस आदमी को भुगतना पड़ेगा जो भी जो भी नियम बनाए गए हैं उनको तोड़ेगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 ऐसा पहला पर्यावरण संबंधी कानून था जिसने केंद्र सरकार को सीधे निर्देश देने को अधिकृत किया। अब इसमें केंद्र सरकार का ये रोल है कि वो सीधे इसमें निर्देश दे सकती है किसी भी राज्य सरकार को या किसी को भी। तो इसमें उद्योग बंद करने का आदेश हो सकता है। देखो किस किस चीज़ का निर्देश है जो कि सरकार दे सकती है पर्यावरण संबंधी कानूनों के अनुसार। तो इसमें किसी भी जो पर्यावरण के खिलाफ काम कर रहा है या जो पर्यावरण का हितैषी नहीं है जो भी उद्योग, उसको बंद करने का आदेश दे सकती है, चाहे वो किसी भी कहीं भी किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी राज्य में हो। किसी भी उद्योग पर नियंत्रण का आदेश दे सकती है, परीक्षण के लिए स्वीकृति दे सकती है, किसी भी स्थान की जलवायु, भूमि या अन्य वस्तु के विश्लेषण करने का अधिकार शामिल है। ठीक है, तो इसमें किसी भी उद्योग को बंद करना या उस पर को अपने नियंत्रण में लेना, उस पर आदेश दे सकती है सरकार, केंद्र सरकार। ठीक है, सीधे इसमें निर्देश दिए जा सकते हैं 1986 का जो अधिनियम है उसके अनुसार। आगे देखते हैं पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्रीय सम्मेलन, रियो सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन 1992। 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था जो कि रियो में हुआ था, रियो डी जेनेरियो जो कि ब्राज़ील के अंदर एक शहर पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हुआ था संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। विश्व भर में विकास के मुद्दों के साथ पर्यावरणीय संरक्षण के मुद्दों पर चर्चा करना और उनका समाधान निकालना, जिसमें वैश्विक तापन, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों का संरक्षण आदि मुद्दे शामिल थे। तो विश्व भर में विकास के मुद्दों के साथ साथ पर्यावरणीय संरक्षण के मुद्दों पर भी बातचीत करना, उनका हल निकालना, अगर कोई समस्या आ रही है तो उसका हल निकालना, जिसमें वैश्विक तापन जो ग्लोबल वार्मिंग है जो बढ़ रही है, वैश्विक तापन उस पर भी बात करना, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों का संरक्षण कैसे किया जाए, ये सारे मुद्दे इसमें उठाए गए थे पृथ्वी सम्मेलन 1992 में। इस सम्मेलन द्वारा जारी कुछ नए दस्तावेज भी आए थे। पर्यावरण एवं विकास पर रियो घोषणा पत्र, पर्यावरण एवं विकास पर रियो घोषणा पत्र, ये इसी के अकॉर्डिंग जो हुआ था 1992 में सम्मेलन, उसी में आया था। एजेंडा 21 यानी कि सतत विकास से संबंधित था ये। वन सिद्धांत, जलवायु परिवर्तन पर फ्रेमवर्क कन्वेंशन, जैव विविधता पर कन्वेंशन, रियो अर्थ समिट 1992 में मरुस्थलीकरण को रोकने हेतु कन्वेंशन को भी अपनाया गया था। ठीक है, रियो अर्थ समिट यानी कि जो सम्मेलन हुआ था रियो में, पृथ्वी सम्मेलन 1992 में, उसमें मरुस्थलीकरण को भी रोकने की बात की गई थी। ठीक है, जैव विविधता पर कन्वेंशन इस पे आया था, जैव विविधता हम पढ़ चुके हैं। जलवायु परिवर्तन पर फ्रेमवर्क कन्वेंशन, तो ये सारे एक बार आप अच्छे से देख लेना, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना, या फिर आप टेलीग्राम चैनल, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए आपको पढ़ने के लिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है। तो इस प्रकार इस समिट द्वारा 3 सिस्टर कन्वेंशन की उत्पत्ति हुई थी। 3 कन्वेंशन की उत्पत्ति हुई थी, जिनको सिस्टर कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन पर फ्रेमवर्क कन्वेंशन, जैव विविधता पर कन्वेंशन, मरुस्थलीकरण को रोकने हेतु कन्वेंशन, इन तीनों को क्या कहा जाता है? 3 सिस्टर कन्वेंशन बोला जाता है। आगे देखते हैं क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल, एक हमने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पढ़ा था अभी कल की क्लास में, तो वो क्या था? ओजोन परत के संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था। ठीक है, और क्योटो प्रोटोकॉल किससे जुड़ा हुआ है? तो क्योटो प्रोटोकॉल UNFCCC से जुड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। यह प्रोटोकॉल जापान के क्योटो शहर में 11 दिसंबर 1997 को अपनाया गया था। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल जापान के क्योटो शहर में 11 दिसंबर 1997 को अपनाया गया, लेकिन यह 16 फरवरी 2005 से, ठीक है, लगभग 7-8 साल बाद ये क्या हुआ था? कार्यशील हुआ था। इस प्रोटोकॉल को मराकेश समझौता भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? क्योटो प्रोटोकॉल को मराकेश समझौता भी कहा जाता है। आगे देखते हैं बाली सम्मेलन 2007 ईस्वी।
बाली सम्मेलन क्या था? बाली सम्मेलन UNFCCC का तेरहवां अधिवेशन एवं क्योटो प्रोटोकॉल के लिए मीटिंग ऑफ पार्टीज की तरह काम करने वाले CMP का तीसरा अधिवेशन था। यह सम्मेलन बाली में इंडोनेशिया की मेजबानी में हुआ था। इस सम्मेलन में बाली रोड मैप को अपनाया गया था। ठीक है, बाली रोड मैप को अपनाया गया था बाली सम्मेलन 2007 के अंदर। वैश्विक जलवायु समझौते तक पहुंचाने के लिए विभिन्न रास्तों का प्रतिनिधित्व करता है। वैश्विक जलवायु समझौते तक पहुंचाने के लिए विभिन्न रास्तों का क्या करता है? ये प्रतिनिधित्व करता है बाली सम्मेलन। बाली रोड मैप के क्या क्या तत्व रहे हैं, तो इनको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। बाली रोड मैप निर्वनीकरण एवं वन प्रबंधन पर निर्णय लिया गया था। विकासशील देशों के लिए प्रौद्योगिकी पर निर्णय, अनुकूलन निधि बोर्ड की स्थापना करना, उन वित्तीय तंत्रों का निरीक्षण करना जो मौजूदा GEF के कार्य क्षेत्र से क्या है? बाहर हैं। ठीक है, उन वित्तीय तंत्रों का निरीक्षण करना जो मौजूदा GEF से के कार्य क्षेत्र से बाहर है। तो बाली रोड मैप के जो भी तत्व हैं इनको आप देख लेना एक बार। कोपेनहेगन सम्मेलन 2009 ईस्वी। तो कोपेनहेगन सम्मेलन 2009 में क्या हुआ था? 2009 में कॉप का 15वां अधिवेशन कोपेनहेगन में संपन्न हुआ था। कोपेनहेगन जलवायु परिवर्तन कॉन्फ्रेंस ने जलवायु परिवर्तन नीति को उच्चतम राजनीतिक स्तर तक बढ़ाया था। ठीक है, जो जलवायु परिवर्तन है इसे कहाँ तक बढ़ाया? राजनीतिक स्तर तक इसको ले जाने की कोशिश की गई कोपेनहेगन सम्मेलन के अंदर। इस सम्मेलन में विकसित देशों ने 2020 तक उनके हरित गृह गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने हेतु एक लक्ष्य को तय करने पर सहमति जताई थी। ठीक है, हरित गैस प्रभाव जो भी बढ़ता है जिसके कारण तापमान बढ़ता है, पृथ्वी का ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, तो उनको कम करने का लक्ष्य इसके अंदर कोपेनहेगन सम्मेलन में रखा गया था 2020 तक। कानकुन समझौता, ये कानकुन समझौता क्या है? UNFCCC का COP 16वां जो सम्मेलन हुआ था वो कानकुन में आयोजित हुआ था, जिसकी मेजबानी किसने की थी? मैक्सिको ने की थी। ठीक है, इस कानकुन समझौते की जो मेजबानी वो किसके द्वारा की गई? मैक्सिको के द्वारा। इस समझौते के अंतर्गत औद्योगिक स्तर के ऊपर अधिक से अधिक 2 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि हो एवं उसे अधिकतम भविष्य में और नीचे लाकर 1.5 डिग्री सेल्सियस करना। ठीक है, COP जो 16 का सम्मेलन हुआ था कानकुन में आयोजित हुआ था, इसकी मेजबानी किसने की थी? मैक्सिको ने की थी। और इस समझौते के अंतर्गत औद्योगिक स्तर के ऊपर अधिक से अधिक 2 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि हो एवं उसे अधिकतम भविष्य में और नीचे लाकर 1.5 डिग्री सेल्सियस करना, ये इसका उद्देश्य रखा गया था। नवाचार और विकास को प्रेरित करने हेतु एवं नई जलवायु हितैषी प्रौद्योगिकी का प्रसार करना, ये भी को इसमें रखा गया था। डरबन सम्मेलन 2011। डरबन सम्मेलन, ये जो भी इनके नाम रखे गए हैं सम्मेलनों के, किसके आधार पर हैं? तो उस स्थान के आधार पर है जहाँ पर क्या किया गया था? इनको आयोजित किया गया था। डरबन सम्मेलन 2011 UNFCCC के अंतर्गत COP 17 सम्मेलन का आयोजन डरबन में 2011 में संपन्न हुआ था। ठीक है, COP 17 सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? डरबन के अंदर 2011 में। यह अपने किस्म का दूसरा सबसे बड़ा सम्मेलन था। डरबन सम्मेलन अपनी किस्म का दूसरा सबसे बड़ा सम्मेलन था। इस सम्मेलन ने काफ़ी संतुलित तरीके से प्रगति की। ठीक है, डरबन सम्मेलन ने काफ़ी संतुलित तरीके से प्रगति की, जिसमें कन्वेंशन एवं क्योटो प्रोटोकॉल, बाली एक्शन प्लान एवं कानकुन समझौते की क्रियान्वयन पर चर्चा हुई थी। जो भी प्रोटोकॉल पहले हुए थे, जो भी प्लान बनाए गए थे, उन सब के उन पर प्लान कैसे चल रहे हैं, उनकी क्रियाएं कैसी चल रही हैं, तो उन सब पर डरबन समझौते में क्या किया गया था? चर्चाएं हुई थी, उन पर बातचीत हुई थी कि वो सही में अपना काम कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इस सम्मेलन के अंतर्गत सार्वभौमिक कानूनी समझौते को अपनाने की बात कही गई थी। ये मतलब ओवरऑल एक ऐसा सम्मेलन था जिसमें बहुत सारे सम्मेलनों को क्रियान्वयन करने की बात की गई थी।
सार्वभौमिक कानूनी समझौते को अपनाने की बात की गई थी किसके अंदर? डरबन समझौते के अंदर 2011 में। इस कानूनी समझौते को 2020 तक स्थापित करने की बात भी की गई थी। ठीक है, इस कानूनी समझौते को 2020 तक स्थापित करने की बात भी की गई। इस समझौते के अनुसार CHG के उत्सर्जन में कटौती के लिए सभी विकसित एवं विकासशील देश अपने दायित्वों को निभाएंगे। ठीक है, ये जो डरबन समझौता था, सम्मेलन था, इसके अंतर्गत CHG के उत्सर्जन में कटौती करने के लिए सभी जो भी देश हैं विकसित और विकासशील, वो क्या करेंगे? अपने 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 दायित्वों को निभाएंगे। आगे आता है हमारा दोहा सम्मेलन। कतर की राजधानी है दोहा। तो दोहा सम्मेलन 2012 में इस जलवायु वार्ता में दोहा सम्मेलन में क्या हुआ था? इस जलवायु वार्ता में अमेरिका के नेतृत्व में धनी देशों ने निर्धन देशों की इस मांग के आगे झुकने से इनकार कर दिया कि वे वैश्विक तापन की समस्या से पृथ्वी को बचाने हेतु ज़्यादा जिम्मेदारी निभाएंगे। मतलब जो भी गरीब देश थे, निर्धन देशों की ये मांग थी कि समस्याओं को कम करने में और जो भी कदम उठाए जाएं उनमें जो विकसित देश हैं वो ज़्यादा अपनी जिम्मेदारी निभाएं, जबकि गरीब जो देश हैं उनसे उम्मीद कम की जाए। तो इस बात के लिए जो धनी देश थे उन्होंने इस बात को मानने से इनकार कर दिया और निर्धन देशों की ये मांग थी कि समस्याओं को कम करने में और सुधारात्मक कदम उठाने के हेतु वित्त पोषण तथा जलवायु के कारण होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति के मुद्दे पर सकारात्मक रूप से विचार किया जाए। ठीक है, निर्धन देशों की मांग थी कि समस्याओं को कम करने और सुधारात्मक कदम उठाने के लिए वित्त पोषण तथा जलवायु के कारण होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति के मुद्दे पर सकारात्मक रूप से विचार किया जाए। ये दोहा सम्मेलन में ये वाली बात हुई थी। तो आज के लिए इतनी ही है। कुछ सम्मेलन और रह गई हैं, उनको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इनको आप अच्छे से याद कर लेना और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। अगर आपको PDF चाहिए, PDF तो मैं वैसे तभी भेजूँगी जब सारी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन जो हैं उनको आप तब तक पढ़ लेना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक भी कर देना, शेयर कर लेना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कॉम्पिटिशन नेट पेपर फर्स्ट में हमारी चल रही है यूनिट 9। इससे पहले हम यूनिट 8 तक फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ और इसके बाद हमने 8th कंप्लीट पढ़ ली है और 9 हमारी यहाँ पर चल रही है। प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं। लोक विकास और पर्यावरण। तो यहाँ पर आज जो हमारा टॉपिक है इसकी एक थ्योरी क्लास मैं कल ले चुकी हूँ। आज हमारी ये दूसरी थ्योरी क्लास है और जल्दी ही हम जो ये दोनों यूनिट बची हैं इनको मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी, चाहे कोई त्यौहार हो चाहे कुछ भी हो, ताकि आपको आगे रिवीजन अच्छे से करने को मिल सके। तो हम यहाँ पर आज पढ़ेंगे प्रदूषण के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन भी खूब पूछे जाते हैं। ठीक है, ये प्रदूषण वैसे ही नहीं है जो आपने समझ लिया, जो अब तक पढ़ा होगा किताबों में, इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, प्रदूषण में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो समझना पड़ेगा, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पर्यावरण में अवांछित पदार्थों के समाविष्ट हो जाने की प्रक्रिया जो जीवन के सामने संकट उत्पन्न करे उसे प्रदूषण कहते हैं। पर्यावरण में ऐसी चीज़ें जो हमारे किसी काम की नहीं हैं, ठीक है, वो अवांछित चीज़ें समाविष्ट हो जाती हैं तो उसे क्या कहते हैं? वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो संकट उत्पन्न करेंगी। जो चीज़ हमारे काम की नहीं है और हमें वो ज़बरदस्ती मिल रही है तो वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई संकट उत्पन्न करेंगे, उसे ही प्रदूषण कहते हैं। यानी कि वायु में, जल में या ध्वनि में, चाहे मिट्टी में, किसी भी चीज़ में कोई अवांछित पदार्थ मिल जाते हैं तो वो क्या करते हैं? हमारे लिए खतरनाक साबित होते हैं और वही प्रदूषण होता है। वायु प्रदूषण एवं उनके प्रभाव कौन से हैं? तो कार्बन यौगिक। ठीक है, वायु प्रदूषण एवं उनके प्रभाव कार्बन यौगिक होते हैं जो जिनसे वायु प्रदूषण फैलता है, उनमें कार्बन की मात्रा अधिक पाई जाती है। हरित गृह प्रभाव, ये इसका सबसे बड़ा क्या है? प्रभाव होता है। जो भी कार्बन यौगिक पदार्थ होते हैं उनसे हरित गृह प्रभाव, ठीक है, ये ज़्यादा बढ़ रहा है। श्वसन संबंधी समस्याएं बढ़ती हैं और वजन में कमी लाना। तो ये सांसों से संबंधित जो भी बीमारियां हैं, खांसी हो गया, जैसे जुकाम हो गया, या फिर फेफड़ों की समस्या हो गई, या TB हो गया, है ना, इस तरह की आजकल जो बीमारियां हैं
पहले जिनका नाम सुनने में भी और बड़ा अजीब लगता था, आजकल वो बीमारियां नॉर्मल हो गई हैं। तो ये सब प्रदूषण के कारण ही कहीं ना कहीं इसका बहुत ज़्यादा योगदान रहा है प्रदूषण का। सल्फर के यौगिक, वो कार्बन के यौगिक थे जिनसे क्या प्रभाव पड़ता था। ठीक है, अब हम सल्फर के यौगिक पढ़ेंगे जिनमें सल्फर की मात्रा ज़्यादा होती है। तो ये क्या कराते हैं, अम्ल वर्षा कराते हैं। ये वही अम्ल वर्षा है जिसके कारण ताजमहल का वाइट रंग का पर जो कलर है वो कैसा हो रहा है, धीरे 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 पीला पड़ता जा रहा है। तो ये अम्लीय वर्षा के कारण ही होता है। श्वसन संबंधी समस्याएं तो इससे भी होनी है। और पौधों में क्लोरोसिस नामक बीमारी हो जाती है। ठीक है, पौधों में क्या होता है, क्लोरोसिस नामक बीमारी हो जाती है। मीथेन हरित गृह प्रभाव में वृद्धि करता है। जो मीथेन गैस है ये सबसे ज़्यादा किस में प्रभाव करता है, वृद्धि करता है। तो ये हरित गृह में वृद्धि करता है। जो हरित गृह प्रभाव है ये वायु प्रदूषण बढ़ने का संकेत होता है। ठीक है, इससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। और ये क्या करता है, मीथेन हो गया, जलवाष्प हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, इस टाइप की जो गैसेज हैं ये क्या करती हैं, हरित गृह प्रभाव को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती हैं। नाइट्रोजन के यौगिक, नाइट्रोजन के यौगिक क्या होता है, ये भी अम्ल वर्षा कराते हैं। पादपों की उत्पादकता में कमी, यानी कि पौधों की जो उत्पादकता है, उनकी रिप्रोडक्शन की जो शक्ति है वो कम हो जाती है। ठीक है, उनमें कमी कर देता है। आँखों व फेफड़ों में जलन होना, जो नाइट्रोजन के यौगिक होते हैं वो क्या करते हैं, आँखों और फेफड़ों में जलन पैदा करते हैं। पादपों को जो उनकी क्षमता होती है वो कम हो जाती है, अम्लीय वर्षा कराते हैं। ये आपको याद रखने हैं अच्छे से। ठीक है, ऐसे ही मत छोड़ देना कि हाँ ये तो सब पता ही है, वायु प्रदूषण कारण यही होता है, ऐसा नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये CFC होता है। CFC भूमंडलीय ऊष्मा में वृद्धि, ये CFC वही गैस है जो फ्रिज और हमारे जो AC होते हैं उनसे निकलती है। ठीक है, तो क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन है CFC, ध्यान रख लेना ये कहाँ से निकलती है। और इससे सबसे ज़्यादा नुकसान होता है ओजोन परत का। ठीक है, ये ओजोन परत को नुकसान पहुँचाती है। और आप जानते हैं ओजोन परत को नुकसान होने की वजह से ही जो आज के टाइम पे जो कैंसर है वो तेज़ गति से बढ़ रहा है। ठीक है, किसी को मतलब बहुत तेज़ गति से इसकी समस्या देखी जा रही है आजकल, मतलब एक आम बीमारियों की तरह ही बीमारियां होने लग गई हैं। तो ओजोन चर्म रोग होना, और चर्म रोग तो आप देख सकते हो अपने आसपास में कहीं भी देख लेना। एलर्जी वगैरह की समस्या आजकल आपको मतलब हर तीसरे आदमी में देखने को मिल जाएगी। किसी को किसी चीज़ से एलर्जी हो रही है, किसी को किसी चीज़ से हो रही है, किसी को मतलब हर किसी को कहीं ना कहीं कोई ना कोई बीमारी है त्वचा की तरफ से। और कैंसर, ये CFC के कारण होती हैं बीमारियाँ। धूम कोहरा, धूम कोहरा क्या होता है, आँखों में जलन पैदा करता है और श्वसन संबंधी समस्याएं पैदा करता है। ठीक है, धूम कोहरा ये वही होता है जो धुआं होता है, धुआं की वजह से क्या होता है, मतलब कोहरा सा छा जाता है। ठीक है, वैसे ही वही है। लेकिन धूम कोहरा, इसको राख के जो कण होते हैं ना उनको भी, वो जो राख और ये यही समझ लीजिए जो धुआं है उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट, यानी कि PAN बोलते हैं इसको। ठीक है, पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट ये क्या करता है, धुंध का प्रभाव बढ़ा देता है। आँख, नाक और गले की समस्याएं इससे बढ़ती हैं। ये सारे वायु प्रदूषण के एग्जाम्पल हैं, इनको ध्यान रख लेना। सीसा, अगर वायु में सीसा की मात्रा ज़्यादा होती है तो क्या होता है, तंत्रिका तंत्र रोग हमारा होता है, यानी कि तंत्र को प्रभावित करता है। पाचन तंत्र संबंधी समस्याएं होती हैं सीसा की वजह से। ये वो सीसा नहीं है जो हमारे घरों में लगा रहता है। ठीक है, शीशे के जो कण होते हैं ये हमारे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं, पाचन तंत्र को प्रभावित करते हैं और कैंसर का भी कारक होते हैं। निलंबित विलंबित कण ये श्वसन तंत्र पर चिरकालिक प्रभाव डालता है। चिरकालिक मतलब ज़्यादा लंबे समय तक के लिए। ठीक है, तो कहते हैं ना, कभी आपने देखा होगा चिरकाल जीवित रहो, बहुत लंबे समय तक जीवित रहो, है ना। तो ये होता है श्वसन तंत्र पर ऐसा प्रभाव डालता है जो लंबे समय तक उसका प्रभाव बना रहता है, जल्दी से बीमारियां ठीक नहीं होती। दृश्यता में कमी लाना, आँखों की रोशनी को कम करता है। लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण में बाधा होना, जो हमारी RBC होती हैं जिनकी वजह से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, ये उनके कणों में भी क्या करता है, निर्माण में बाधा पैदा करता है, उनको पूरी तरह से पनपने नहीं देता, बनने नहीं देता।
और कैंसर का कारक तो ये भी होता है। ये सब इतने सारे मिलकर के तभी तो इतनी बीमारियां बढ़ा रहे हैं। कनिकीय प्रदूषकों में फ्लाई एश राख को बोलते हैं और अन्य धातु कण आते हैं। ठीक है, जो कनिकीय प्रदूषक होते हैं, कनिकीय यानी कि जिनके कण मिल जाते हैं वायु में और फिर प्रदूषण फैलाते हैं, फ्लाई एश और अन्य धातु कण आते हैं। इनमें गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, ताप संयंत्र, तेल शोधन कारखाना, निर्माण कार्य आदि, इनकी वजह से क्या होता है, ये सारे जो कण हैं वो प्रदूषण फैलाने में सक्षम हो पाते हैं। ठीक है, तो तेल शोधन कारखाने, ताप संयंत्र, इन सब से ये निकलते हैं। गैसीय प्रदूषकों में जीवाश्म ईंधनों के दहन से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन आदि आते हैं। जो गैसीय प्रदूषक होते हैं उनमें कौन कौन से आते हैं, गैसेज आती हैं। देखो ये भी 3 प्रकार के होते हैं। कुछ तो जो गैसीय प्रदूषक होते हैं ये अलग होते हैं, गैस होती है इनमें। कनिकीय प्रदूषक में फ्लाई एश वगैरह आते हैं, है ना। और ऊपर हमने पढ़ा ही था जो अलग अलग सल्फर के, कार्बन के, नाइट्रोजन के यौगिक होते हैं। आगे देखते हैं जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से। सूती वस्त्रों की ब्लीचिंग बहुत लोग कराते होंगे, ब्लीचिंग कराते हैं। और अन्य रासायनिक क्रियाओं से निकलने वाली क्लोरीन भी गैसीय प्रदूषक होता है। ठीक है, जो क्लोरीन निकलती है ब्लीचिंग वगैरह करने से या दूसरी जो भी केमिकल प्रक्रिया होती है प्रोसेसिंग, उससे क्लोरीन निकलता है, ये भी गैसीय प्रदूषक माना जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर 1 माइक्रोन से 10 माइक्रोन तक के सूक्ष्म कणों को एरोसोल कहा जाता है। ठीक है, 1 माइक्रोन से 10 माइक्रोन तक के जो सूक्ष्म कण होते हैं, बहुत छोटे छोटे जो कण होते हैं, उनको एरोसोल कहा जाता है। इनका उत्सर्जन कारखानों में होता है, ताप विद्युत घरों में होता है, स्वचालित वाहनों में होता है और कृषि कार्यों में भी होता है। ठीक है, ऐसे इस प्रकार के जो बहुत सारे छोटे छोटे कण होते हैं, ये कारखाने, ताप विद्युत घर, स्वचालित वाहन और कृषि कार्यों से निकलते हैं। वायु में पहले एरोसोल खतरनाक रेडिएशन को ग्रहण कर लेते हैं। वायु में ये क्या करते हैं, जो एरोसोल जो छोटे छोटे कण मिल जाते हैं, खतरनाक रेडिएशन को ग्रहण कर लेते हैं। और इसके अतिरिक्त ये बादलों के जीवन चक्र को भी प्रभावित करते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त ये क्या करते हैं, बादलों के जो जीवन चक्र है उसको भी प्रभावित करते हैं। धूम कोहरा क्या है, फॉग और स्मोक, यानी कि जो धुंध और धुआं है दोनों मिलकर धूम कोहरा बनाते हैं। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे का प्रमुख घटक क्या है, धरातलीय ओजोन गैस होती है। धरातलीय ओजोन गैस, धरातल पे जो ओजोन गैस रहती है वो अलग चीज़ है, जो ओजोन परत है वो अलग चीज़ है। तो प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे का जो प्रमुख घटक है वो क्या है, धरातलीय ओजोन गैस है। इस धरातलीय ओजोन का निर्माण नाइट्रोजन के ऑक्साइड एवं वाष्पशील कार्बनिक पदार्थ की सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अंतर क्रिया से होता है। ठीक है, इस धरातलीय ओजोन का निर्माण किससे होता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड एवं वाष्पशील कार्बनिक पदार्थ की सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अंतर क्रिया से होता है। समझ गए, जो धरातल की ओजोन होती है उसका निर्माण किससे होता है, जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं और वाष्पशील जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जब वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में आते हैं तो वो क्या करते हैं, ओजोन का निर्माण करते हैं। आगे देखते हैं फ्लाई एश कणों का निर्माण, यानी राख के जो कण हैं वो कैसे बनते हैं, उनमें क्या होता है, एल्यूमिनियम सिलिकेट, सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2 तथा कैल्शियम ऑक्साइड CaO आदि से होता है। ठीक है, ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन, फ्लाई एश मतलब किसके एक उससे बनती है, मिश्रण से। तो फ्लाई एश कणों का जो निर्माण है वे एलियम सिलिकेट, याद रख लेना, एल्यूमिनियम सिलिकेट, सिलिकॉन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, इनसे मिल करके बनती है। इसमें सीसा, आर्सेनिक, कोबाल्ट एवं कॉपर जैसी जहरीली बाहरी धातुओं के कण भी होते हैं। ठीक है, सीसा, आर्सेनिक, कोबाल्ट और कॉपर, इन जहरीली जो बाहरी धातुएं होती हैं उनके कण भी पाए जाते हैं। आगे देखते हैं, निलंबित कणिकीय पदार्थ में ठोस एवं निम्न वाले द्रव का नाते हैं, मतलब बनाते हैं, द्रव बनाते हैं, जिनका आकार 0.01 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर तक होता है। निलंबित जो कणिकीय पदार्थ होते हैं उनमें ठोस एवं निम्न द्रव वाले पदार्थ पाए जाते हैं
और जिनका आकार कितना होता है 0.01 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर तक। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं इसको, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार घरेलू प्रदूषण के कारण भी प्रतिवर्ष कई मिलियन लोगों की मृत्यु हो जाती है। बताइए, मतलब WHO कहता है कि घरेलू प्रदूषण के कारण भी घरों में से जो प्रदूषण निकलता है, राख वगैरह, धुआं वगैरह, ये सब घरों में से भी निकलता है, तो घरेलू प्रदूषण के कारण भी कई मिलियन लोगों की मृत्यु हो जाती है हर साल, पूरे विश्व की बता रहा है, ना केवल भारत की। क्योंकि जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है वो पूरे विश्व का एक मिला करके संगठन बनाया गया है। सेकंड, आगे चलते हैं। घरेलू वायु प्रदूषण के स्रोत। तो घरेलू वायु प्रदूषण के स्रोत क्या क्या होते हैं? वाष्पशील कार्बनिक पदार्थ, जैसे कि परफ्यूम, देखो परफ्यूम है बहुत सारे लोग लगाते हैं, है ना, स्प्रे हो गया, फर्नीचर पॉलिश हो गया, एयर फ्रेशनर हो गया, तंबाकू हो गया, जैविक प्रदूषण हो गया, रेडॉन हो गया और फार्मल्डिहाइड हो गया। रेडॉन वो गैस होती है जैसे कि आजकल आपने देखा है जो जिनमें वेंटिलेशन की सुविधा कम होती है, जिन घरों में आजकल जो शहरी घर बनाए जा रहे हैं उनमें वेंटिलेशन की सुविधा कम होती है, छोटी जगह होती है, और उनमें जो टाइल्स वगैरह लगाई जाती है, टाइल्स जो होती है ना, टाइल पत्थर आजकल जो लगाए जा रहे हैं, तो और उनको क्या है कि ना तो बाहर से प्रॉपर उन जो गैस उनमें से निकलती है टाइल्स में से या मिट्टी में से, वो बाहर नहीं निकल पाती और वो अंदर ही अंदर घूमती रहती है, वो रेडॉन गैस निकलती है, ठीक है। और ये हमारे लिए बहुत ही, फेफड़ों के लिए, हमारे स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान हो करती है, ठीक है। अगर आपके भी किसी के मतलब इस टाइप के घर बने हुए हैं कि वेंटिलेशन की सुविधा नहीं है, तो आप भी थोड़ा सा सतर्क हो जाएं, ये बहुत नुकसानदायक चीज़ होती है। ऐसा नहीं है, चाहे आपके घर में फ्रिज मतलब सॉरी ये AC, कूलर वगैरह, पंखे कितने भी लग रहे हो, चाहे आपको उसमें गर्मी ना लगे, सर्दी ना लगे, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन बाहर की शुद्ध वायु आना घर में और शुद्ध थोड़ी बहुत धूप आना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, ताकि जो घर की जो गैसेज है ना वो बाहर निकलती रहे। तो घरों के भी ये बहुत सारे जो प्रदूषक होते हैं, इनको आप यहाँ पर देख सकते हैं, तंबाकू से भी निकलती है, जैविक प्रदूषण भी होते हैं, और एयर फ्रेशनर हो गया, फर्नीचर की पॉलिश करने के लिए स्प्रे, परफ्यूम वगैरह, ये सब हम घरों में यूज करते हैं, ये भी क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रदूषण फैलाते हैं। राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक। राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक देश के बड़े नगरों में रियल टाइम आधार पर वायु गुणवत्ता की निगरानी और जरूरी कार्रवाई करने के लिए जन जागरूकता में वृद्धि करने के लिए तात्कालिक प्रधानमंत्री ने 6 अप्रैल 2015 को राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक का शुभारंभ किया था, ठीक है। राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक, ये सूचकांक तय किया गया था, देश के जो बड़े बड़े नगर हैं, दिल्ली मुंबई जैसे नगर हैं, उन पर रियल टाइम के आधार पर वायु गुणवत्ता की निगरानी रखी जाती है, और उस पर जरूरी कार्रवाई करने के लिए भी क्या करते हैं, वृद्धि करने के लिए ये सूचकांक का प्रारंभ किया था। कब किया गया था? 6 अप्रैल 2015 में। और 2015 में कौन प्रधानमंत्री थे? तो जो अभी हैं वर्तमान के वही थे, मोदी जी, है ना। तो उन्होंने इसका शुभारंभ किया था। राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम। तो राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम NAMP भारत में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB द्वारा देशव्यापी NAMP का कार्यान्वयन किया जा रहा है, ठीक है। राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम, तो वायु की गुणवत्ता पर निगरानी रखने के लिए जो कार्यक्रम चलाया गया है, किसके द्वारा चलाया गया है? केंद्रीय प्रदूषण जो नियंत्रण बोर्ड है उसके द्वारा इसका कार्यान्वयन किया जा रहा है। अब हम थोड़ा सा जल प्रदूषण से संबंधित चीज़ों को पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जल प्रदूषण से संबंधित तथ्य है, भाई आपको अगर थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है क्लास, मेहनत अच्छी लग रही है, इतनी मेहनत करनी पड़ती है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करो। वैसे आप लोग करते ही नहीं हो, है ना, तो कभी कभी लगता है बोलने का क्या ही फ़ायदा है, लेकिन जो बच्चे नहीं हैं वो तो कम से कम करें, लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें। इतना अच्छा कंटेंट मतलब मैं यहाँ पर लेकर आ रही हूँ, इतना बढ़िया बढ़िया सा, कि अगर आपने ये सारी मेरी क्लासेस पढ़ ली प्लेलिस्ट में, तो आपको बिल्कुल भी पेपर पास करने में दिक्कत नहीं होगी। एक बार में फर्स्ट टाइम भी अगर आप तैयारी कर रही हैं और अच्छे से आपने क्लासेस ले ली,
तो आप पेपर आराम से पास कर ले जाएंगे। तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दिया करें, ताकि थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। कभी कभी थोड़ा सा डिमोटिवेशन हो मतलब लगता है मुझे कि रहने दूँ, क्या करूँ, देख नहीं रहे बच्चे, पसंद नहीं कर रहे। लेकिन हाँ, फिर ये लगता है कि हाँ, जिन बच्चों से वादा किया है कि मैं पूरी तैयारी कराऊंगी तो करानी ही है। तो जल प्रदूषण से संबंधित तथ्य: प्रदूषित जल में उपस्थित वायरस, जीवाणुओं, परजीवियों एवं कृमियों के कारण संक्रमण जन्य रोगों जैसे कि पीलिया, हैजा, टाइफाइड, अतिसार, हेपेटाइटिस, किडनी खराब होने का खतरा ज़्यादा रहता है। देखो, अगर हम प्रदूषित जल पीते हैं, यूज करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हमारे अंदर मतलब बहुत सारी बीमारियां पैदा हो जाती हैं। वायरस, जीवाणु, परजीवी और कृमि उनके अंदर, पानी के अंदर हो सकते हैं, जो कि हमें आसानी से बिना सूक्ष्मदर्शी के हम उनको देख भी नहीं पाते। ठीक है, और कौन सी जो प्रदूषक है उसकी मात्रा ज़्यादा है हमें समझ में भी नहीं आता, बस पी लेते हैं। जो देखने में साफ लगता है उसी को पी लेते हैं। तो ये ऐसी बीमारियां फैलाते हैं संक्रमण जन्य संक्रामक रोग, जैसे कि पीलिया। आप जानते हैं पीलिया कितना खतरनाक होता है। हैजा, हैजे से जान तक चली जाती है। टाइफाइड बीमारी, अतिसार, मतलब ऐसी कोई बीमारी होती नहीं है जो इतनी आसान हो कि आसानी से ठीक हो जाए। भले ही दवाई सबकी है, लेकिन बहुत ही मुश्किल हो जाता है। एक बार अगर आपको हल्का सा भी बुखार आ गया ना, तो वो भी 8-7 दिन से पहले जाता ही नहीं है। पेयजल में फ्लोराइड की अधिकता, थोड़ा सा इनको समझ लेते हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। अगर हमारे पीने के पानी में फ्लोराइड की अधिकता ज़्यादा है, मतलब अधिकता है, फ्लोराइड ज़्यादा है, तो हमें फ्लोरोसिस रोग हो जाता है। कौन सा रोग होता है? फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है, जिसमें हड्डियां और दांत कमज़ोर हो जाते हैं। क्या होता है? फ्लोराइड की अधिकता से हड्डियां और दांत कमज़ोर होते हैं, ध्यान रख लेना। पेयजल में अगर हमारे पीने के पानी में क्रोमियम की मात्रा अधिक है, तो हमारे यकृत एवं गुर्दा संबंधी रोग हो जाते हैं। क्या होता है? यकृत एवं गुर्दा संबंधी रोग हो जाते हैं। हमारी किडनी और जो यकृत है, लीवर है, उस पर ये इफेक्ट डालता है। पारा युक्त, ये पारा है, पारा युक्त जल के प्रभाव से मिनी माता रोग हो जाता है। ठीक है, अगर हम पारे की मात्रा मिली हुई है, उसमें पारा मिला हुआ है, तो हमें क्या होगा? मिनी माता रोग हो जाएगा। कैडमियम प्रदूषण से इटाई इटाई रोग हो जाता है। ठीक है, कैडमियम, कैडमियम ये सारी की सारी ऐसी धातुएं होती हैं जो अगर जल में मिल जाती हैं, तो इनसे क्या होता है? रोग हो जाते हैं कहीं ना कहीं। और ऐसे रोगों के नाम है जिनको हम जानते भी नहीं। अगर हमें बुखार आया नॉर्मल, या कुछ भी होया, तो जाके हम सीधा बस डॉक्टर से बोला वही बुखार आ रहा है, बुखार की दवाई दे दो, और दे भी देते हैं और ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन इन बीमारियों तक हम पहुंच ही नहीं पाते। कभी मैंने आज तक सुना नहीं है कि ये बीमारी किसी को हो रही है। तो इटाई इटाई रोग हो जाता है, जिससे अस्थियों एवं जोड़ों में तीव्र दर्द होता है। हमारी हड्डियां और जो जोड़ होते हैं हमारे, कोहनी, घुटने वगैरह, उनमें दर्द होने लगते हैं। इससे फेफड़ों का कैंसर भी हो जाता है। कैडमियम की प्रदूषण युक्त जो जल होता है उसको पीने से क्या होता है? फेफड़ों का कैंसर भी हो सकता है। सीसा युक्त जल से, अगर सीसा युक्त जल से पीते हैं तो क्या बीमारियां होती है? एनीमिया, सर में दर्द होने लगता है, मांसपेशियों की कमजोरी हो जाती है, मसूड़ों में नीलापन होता है। ये सारे प्रभाव इसमें दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, सीसा युक्त जल पीने से क्या क्या बीमारियां होती हैं, याद रख लेना। एनीमिया, सर दर्द, मांसपेशियों की कमजोरी, मसूड़ों में नीलापन, ये सीसा युक्त जल के प्रभाव से होते हैं। एस्बेस्टस के रेशों से युक्त जल द्वारा एस्बेस्टोसिस, यानी कि फेफड़ों के कैंसर का एक रोग होता है, वो हो जाता है। ठीक है, एस्बेस्टस के रेशों से युक्त अगर हम जल पीते हैं तो एस्बेस्टोसिस नामक रोग हो जाता है। पेयजल में अगर पीने के पानी में नाइट्रेट की मात्रा ज़्यादा है, तो उसे नवजात शिशुओं के हीमोग्लोबिन के साथ में मिलकर मीथेमोग्लोबिन बनाता है। ठीक है, पेयजल में अगर नाइट्रेट की अधिक मात्रा है, मिल जाती है, तो जो छोटे बच्चे होते हैं, नवजात शिशु होते हैं, उनके खून के साथ में मिलकर मीथेमोग्लोबिन बनाता है, जो ऑक्सीजन परिवहन में बाधा उत्पन्न करता है। इससे कई बार तो नवजात शिशुओं की मृत्यु तक भी हो जाती है। ठीक है, इस रोग को कहते क्या है? ग्लोबिनेमिया या बिलू बेबी सिंड्रोम कहा जाता है। एक बार दिखा देती हूँ मैं आपको, ये रहा, मिथिमोग्लोबिनेमिया या बिलू बेबी सिंड्रोम, इस रोग को कहा जाता है ना, बड़ा लंबा चौड़ा नाम है। आर्सेनिक युक्त जल के प्रयोग से ब्लैक फुट नामक चर्म रोग हो जाता है।
अगर हम आर्सेनिक युक्त जल पीते हैं तो क्या होता है, ब्लैक फुट नामक बीमारी हो जाती है। इसके अलावा आर्सेनिक से डायरिया, पेरीफेरल न्यूरिटिस, ठीक है, पेरीफेरल न्यूरिटिस, हाइपरक्रेटोसिस, फेफड़े एवं त्वचा का कैंसर, ठीक है, ये सारी बीमारियां भी हमें होने का खतरा बना रहता है, किससे, आर्सेनिक युक्त जल पीने से। तो इतनी सारी देखो बीमारियां हैं जो कि हो जाती हैं। इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप प्लीज़ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखी है, वहाँ से आप अगर ज्वाइन करते हैं तो इनकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। बाकी अगर आप अपने हैंडमेड नोट्स कर रहे हैं तो अच्छी बात है फिर, है ना। फिर भी आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ से अगर आपको आसानी हो जाएगी पढ़ने में। सरकार ने जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम, जल संरक्षण और जल के प्रदूषण को रोकने के लिए जो अधिनियम बनाया था, ये 1974 ईस्वी में लागू किया था। लेकिन इसे और अधिक प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। ये अधिनियम बन तो जाते हैं लेकिन इन अधिनियम को बाद में कोई देख रेख नहीं करता ठीक से, है ना। तो चीज़ें क्या है कि वहीं की वहीं रहती हैं, वो कुछ कम ज़्यादा होता ही नहीं है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन 1985 में गंगा एक्शन प्लान जीएपी की शुरुआत की गई थी, ठीक है। गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत की गई थी किसके द्वारा, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया था। और गठन करने के बाद 1985 में गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत की गई थी, यानी गंगा की सफाई करना। 1995 में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का नाम बदलकर राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण कर दिया गया था, क्योंकि वो राष्ट्रीय नदी मानी जाती है गंगा। केंद्र सरकार द्वारा जून 2014 में नमामि गंगे नामक फ्लैगशिप कार्यक्रम के लिए 20,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, ठीक है। 2014 में जब मोदी की सरकार आई थी तो उसने नमामि गंगे नाम से बहुत सुना होगा आपने, नमामि गंगे एक आंदोलन चलाया था। और इस योजना को पूरा करने के लिए 20,000 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। अब दिए नहीं दिए वो तो हमें नहीं पता, बस बताए थे बजट में, ठीक है। और प्लीज़ चैनल को भाई सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, रिक्वेस्ट है आपसे, आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, खुशी मिले, मुझे मेहनत करने का बल मिले। थैंक यू वेरी मच।